देखिए उत्तराखंड आपका पुलिस अधिनियम चल रहा था, उसमें आपका चैप्टर नंबर आपका 2 पढ़ा दिया गया था भाई, और उसको लिखवा भी दिया गया था। अब हमें शुरू करना है अध्याय 3। निकाल लीजिए बेयर एक्ट भी आपका। देखिए जब भी पुलिस एक्ट पढ़ाया जा रहा है आपका, उसमें कोरिलेशन भी हो रहा है। जहाँ जहाँ से आपका सीआरपीसी में कोरिलेशन है, जहाँ आपका एविडेंस में, आईपीसी में या संविधान में जहाँ जहाँ कोरिलेशन है, तो प्रयास ये भी करिए कि भाई बेयर एक्ट पर जो भी अनुच्छेद या धारा बताई जाए दूसरे कानूनों की, तो पेंसिल से या पेन से बेयर एक्ट पर वहीं लिख लेना चाहिए, ताकि पढ़ते समय एक बार उस धारा को घर पर किताब निकाल कर या बेयर एक्ट निकाल कर देख ले सकते हैं। देखिए अध्याय हमें आपका 3 चलना था। अध्याय 2 हम बता चुके थे, पुलिस बल का प्रशासन, यानी कि पुलिस बल का प्रशासन कैसे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस बल पर कंट्रोल कौन करेगा, यानी कि पुलिस बल पर नियंत्रण कौन करेगा, या पुलिस बल का प्रशासन कैसे चलेगा। इस आपका इस बात को आपका चैप्टर 3 में बताया गया है। आपका जो पुराना पुलिस अधिनियम था उसमें भी आपका यानी कि उसमें भी आपका प्रावधान था पुलिस बल के प्रशासन के बारे में, और उसमें भी ये दिया गया था कि राज्य सरकार गठन करेगी। पुलिस महानिदेशक आपका माने हेड होगा पुलिस का। फिर नियम और विनियम बनाया जाएगा, उनकी भर्ती कैसे होगी, नियम वर्दी इत्यादि के लिए कैसे बनाए जाएंगे, ये पुराने कानूनों में भी हैं और ये उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 में भी है। लेकिन आपका इस कानून में आपका कुछ संशोधन भी किया गया है, यानी कि जो आप लोग पुराना कानून पढ़ेंगे आपका यूपी आ ही जाएगी। हो सकता है यूपी आपका एपीओ की वैकेंसी अगले हफ्ते ही आ जाए, चांस है। वैसे पता करवाया जा रहा है, 1-2 दिन में हम बताएंगे आपका कब तक आएगी, लेकिन जो चांस है हो सकता है आपका अगले हफ्ते भी आ सकती है। तो पुलिस बल का प्रशासन में धारा आपका 19 से लेकर आपका कह सकते हैं कि धारा 19 से लेकर और 28 तक में प्रावधान है। और इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन बनेगा, यानी कि इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है, क्योंकि जो इंटरनल इंक्वायरी होती है, विभागीय जांच होती है, उसमें एक क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपका पूछा भी गया था यूपी में भी, जो पुराना पुलिस अधिनियम है और उसकी धारा जो 7 है, यानी कि मेंस में भी आती है कि कौन व्यक्ति, कौन प्राधिकारी विभागीय जांच कर सकता है और विभागीय जांच में कौन कौन सी सजाएं दी जा सकती है। तो बस धारा चेंज रहेगा और कुछ प्रावधान। आइए देखिए भाई, आपका धारा 19 से शुरू किया जाए। पुलिस बल पर अधीक्षण या सुपरविजन। तो पुलिस बल पर सुपरविजन कौन करती है, तो एक लाइन में आपका जवाब रहेगा स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार। अब कोरिलेट भी करते रहिए भाई। पुलिस बल की स्थापना किसने की, तो पुलिस बल का गठन के बारे में प्रावधान हम बताए थे पिछले अध्याय की पहली ही धारा, यानी कि धारा 3 में। वैसे रटिए, पुलिस बल का गठन किस धारा में है, धारा 3 में। और पुलिस बल का गठन कौन करती है, राज्य सरकार। और पुलिस पूरे राज्य में पुलिस बल पर सुपरविजन या पुलिस की देखरेख कौन करेगी, तो राज्य सरकार। और ये किस सेक्शन में बताया गया है, तो सेक्शन 19 यानी कि 19। तो जब भी 19 पढ़िए उसको कम से कम कोरिलेट कर लीजिए, और धारा 3 पढ़िएगा तब 19 पढ़िएगा, लिख लीजिए वहाँ।
देखिए, जब भी धारा 19 पढ़िए फिर एक बार बताया जाए, धारा 3 को कोरिलेट करके पढ़िए। पुलिस बल का गठन राज्य में करेगी राज्य सरकार, ये सेक्शन 3 में है। और पुलिस बल पर राज्य सरकार पूरी तरह कंट्रोल माने कंट्रोल भी करेगी, सुपरविजन भी करेगी, अर्थात अधीक्षण भी करेगी। ये धारा 19 में है, तो दोनों एक साथ पढ़िएगा। आइए धारा 20। धारा 20 से आपका क्वेश्चन बन सकता है पुलिस महानिदेशक यानी कि आपका डीजीपी अर्थात आपका डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जो पुराना आपका कानून था उसमें धारा 4 थी, 5 थी, 6 निरसित है। यानी कि धारा 4 और 5 में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का उल्लेख किया गया था। जो पुराना कानून 1861 जब पढ़ेंगे यूपी के लिए। और धारा 7 में पुराने कानून में वरिष्ठ अधिकारियों को कुछ दंड देने की शक्ति दी गई थी। यानी कि वरिष्ठ अधिकारी अपने सबॉर्डिनेट लोगों को कुछ विभागीय दंड दे सकते थे। यानी कि आंतरिक जांच की जा सकती थी और दंड दिया जा सकता था। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की धारा 20 में आपका डीजीपी या पुलिस महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बारे में प्रावधान है। इनके बारे में 2-4 लाइन समझिए पहले। ये जो अधिकारी होता है ये राज्य में पुलिस बल का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो अगर क्वेश्चन ये बने कि राज्य में पुलिस बल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो पुलिस महानिदेशक। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में आपका बताइए हो काम है क्या कोई? जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, आपका उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिरीक्षक था पहले। लेकिन क्वेश्चन आपका यूपी को भी हमें लेकर चलना है, कोरिलेट करके भी चलना है। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उत्तर प्रदेश में डीजीपी का पद सृजित किया गया और सन पूछा गया है कई बार 1984 में, यानी कि 1984 में। यानी कि उत्तर प्रदेश में पहले पुलिस महानिरीक्षक जो था वो सबसे बड़ा अधिकारी होता था पुलिस का। लेकिन पुलिस एक्ट में संशोधन करके और सबसे बड़ा अधिकारी किसको बना दिया गया? पुलिस महानिदेशक। लेकिन चूंकि उत्तराखंड नया कानून बनाया है तो उत्तराखंड ने सोचा कि पुलिस महानिरीक्षक को क्यों रखा जाए, पहले ही सबसे बड़ा अधिकारी किसको बना दिया जाए? आपका पुलिस महानिदेशक को। तो अब यहाँ जो आपका एक एक शब्दों पर ध्यान देना है, किसे पुलिस महानिदेशक बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा और आपका कब इनको हटाया जा सकता है, इनका कार्यकाल कम से कम कितना दिन रहेगा। ये उत्तर प्रदेश में कम प्रावधान है, लेकिन उत्तराखंड में यही खासियत है कि डिटेल में दे दिया गया है। अब एक एक शब्द सह देखिए, काफी महत्वपूर्ण अध्याय चल रहा है और इस अध्याय से मैं बता दूं 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित बनेंगे। देखिए भाई, पुलिस महानिदेशक के समग्र नियंत्रण, निदेशन और पर्यवेक्षण के लिए राज्य सरकार एक पुलिस महानिदेशक नियुक्त करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य में पुलिस बल पर होल कंट्रोल आपका राज्य सरकार का होता है। लेकिन राज्य सरकार एक डीजीपी नियुक्त करेगी जो पुलिस पर क्या करेगा? समग्र नियंत्रण करेगा, निदेशन करेगा, पर्यवेक्षण करेगा। यानी कि राज्य सरकार के अंतर्गत रहते हुए डीजीपी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होगा और इसकी नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट करती है और इसलिए करती हैं कि ये पुलिस पर पूरा कंट्रोल रखे।
पुलिस को निर्देशन या डायरेक्शन दे और पुलिस पर सुपर पर्यवेक्षण करे, देख रेख करे कि राज्य में पुलिस वाले सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। ये राज्य सरकार इनकी नियुक्ति करेगी। अगला देखिए खंड 2। पुलिस महानिदेशक के पद पर पूर्व से कार्यरत अधिकारियों अथवा ऐसे अधिकारियों को जो पुलिस महानिदेशक के पद पर प्रमोशन यानी कि पदोन्नत के योग्य पाए गए हैं की नामिका में से सरकार द्वारा गठित एक समिति द्वारा संवीक्षा के पश्चात नियुक्ति की जाएगी। इसका उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। आपका उत्तराखंड में अब नियम बन गया है। फिर एक बार देखिए, पुलिस महानिदेशक की जो नियुक्ति होगी ये वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट किसे पुलिस महानिदेशक बनाएगी, तो भाई पहला नियम है कि जो पहले से पुलिस महानिदेशक बनने के योग्य हो उनको बना सकती हैं, या कोई ऐसा अधिकारी है अगर प्रमोशन उसका हो जाए तो वह पुलिस महानिदेशक बनने के क्या होगा, योग्य होगा, उसको बना सकती है। पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति तो राज्य सरकार ही करती हैं, लेकिन एक सेलेक्ट कमेटी होगी, एक चयन कमेटी होगी, एक आपका कोलिजियम भी कह सकते हैं, एक चयन मंडल होगा, और उस चयन मंडल यानी कि एक चयन मंडल होगा और उस चयन मंडल आपका कह सकते हैं यानी कि एक कमेटी होगी, और कमेटी तालिका में से या लिस्ट में से अधिकारियों को छांटेगी और ये सिफारिश करेगी राज्य सरकार से कि इस व्यक्ति को डीजीपी बनाया जाए। अब जैसे ही आप ये समझे कि भाई एक समिति होगी, तो अब तुरंत आपको आखिर और एक तालिका होगी, तो पहले तो लिस्ट समझना है, तालिका समझना है। तो देखिए तुरंत तालिका के बारे में बताया गया है, परंतु यह कि नामिका में यानी कि तालिका में अधिकारियों की संख्या राज्य में महानिदेशक के लिए स्वीकृत संवर्ग पदों की संख्या के 3 गुना से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ, फिर एक बार देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि भाई डीजी आपका मतलब ये हुआ कि जब डीजीपी का चयन किया जाएगा, नियुक्ति की जाएगी, तो जो आपका समिति होगी, समिति लिस्ट नामों पर विचार करेगी, तो आपका एक जो लिस्ट बनेगी कि किसको चुना जाए, उस लिस्ट में आपका 3 व्यक्तियों का नाम ही भेजा जाएगा। अर्थात 3 व्यक्तियों का नाम रहेगा और 3 व्यक्तियों में से समिति द्वारा एक व्यक्ति को डीजीपी के लिए क्या किया जाएगा, चुना जाएगा, और तत्पश्चात ये जो कमेटी है ये राज्य सरकार को रिकमेंड करेगी कि 3 में से इनको डीजीपी बना दिया जाए। यानी कि यहाँ जो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो नामिका में लोगों का नाम भेजा जाएगा वह कितना गुना भेजा जा सकता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो कितना गुना मार्क कराएंगे, 3 गुना। उसको अंडरलाइन करिए, पूछ सकता है। अर्थात एक डीजीपी को नियुक्त करना है तो 3 लोगों का नाम जाएगा और 3 लोगों में से क्या किया जाएगा, किसी को सेलेक्ट किया जाएगा। अगला देखिए भाई आपका ये नाम क्या हो गया। इसके बाद खंड 3 देखिए, इस प्रकार नियुक्त पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल अधिवर्षता के अधीन रहते हुए न्यूनतम 2 वर्ष होगा।
ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सामान्यतः डीजीपी का कार्यकाल कितना होता है। तो जब एक बार कोई व्यक्ति नियुक्त हो गया तो कितने साल के लिए डीजीपी बना रहेगा? 2 साल के लिए। लेकिन एक और शब्द है अधिवर्षता के अधीन रहते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 साल पहले ही उसकी सेवा समाप्त हो जाती है, वह रिटायर हो जाता है, तो 2 साल पहले ही उसका पद भी समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए कि 60 साल रिटायर की एज है और 59वें साल में कोई व्यक्ति डीजीपी बनाया जाता है, तो सामान्य नियम कितना रहना चाहिए? 2 साल। लेकिन 1 साल बाद वह क्या हो गया? अब पद से रिटायर। तो 2 साल अब नहीं रहेगा, क्योंकि रिटायरमेंट के अधीन रहते हुए ही ये नियम काम करेगा। दूसरा उदाहरण देखिए जहाँ 2 साल रखा जाए। एक व्यक्ति 55 साल का था और उसे डीजीपी बनाया गया, तो भाई 56 और 57 2 साल पूरा रहेगा, क्योंकि अभी जब 55 साल में वो नियुक्त हुआ था तो अभी वह 5 वर्ष उसका कार्यकाल बचा था नौकरी का। यानी कि कुल मिलाकर आपका ये नियम आया कि सामान्यतः कोई व्यक्ति जो डीजीपी बनाया जाता है वह कम से कम 2 साल के लिए बनाया जाएगा, लेकिन अधिवर्षता के अधीन रहते हुए, रिटायरमेंट के अधीन रहते हुए, अर्थात अगर 2 साल पहले ही वह रिटायर हो जाता है तो 2 साल तक अब डीजीपी नहीं रहेगा। और मैंने उदाहरण भी बताया 59 साल वाला। अगला देखिए खंड 4। राज्य सरकार निम्नलिखित आधार पर कारण विनिर्दिष्ट करते हुए एक लिखित आदेश द्वारा पुलिस महानिदेशक को उसके पद से उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी हटा सकती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि पुलिस महानिदेशक को 2 साल के पहले भी कौन हटा सकता है? तो आपका जवाब रहेगा राज्य सरकार। 2 साल के पहले कौन हटा सकती है? राज्य सरकार। क्या देकर? आदेश देकर, आर्डर देकर। आर्डर लिखित में होगा कि मौखिक होगा? लिखित में। और क्या हटाने का कारण बताया जाएगा कि नहीं? बताया जाएगा। तो किन आधारों पर हटाया जा सकता है? वे आधार खंड 4 में दिए गए हैं। बहुत अंदर जाकर अगर क्वेश्चन पूछे तो डीजीपी के हटाने के आधार पूछ सकता है। अब जैसे ही आप आधार पढ़िए आपका जैसे ही आप आधार पढ़ेंगे तो 3-4 क्वेश्चन और आपका बेस या आधार पर कवर करना है। आपका देखिए संविधान से भी कवर करना है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को किस आधार पर हटाया जाता है, किस बेस पर हटाया जा सकता है। तो 2 बेस हैं, एक साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता। याद रखिए, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को किस आधार पर हटाया जाएगा? तो वहाँ 2 आधार हैं। कौन कौन? पहला साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता। पागल हो गया, दिव्यांग हो गया। इसके बाद आपका भारत का राष्ट्रपति का पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है उसके पद से। तो बस एक ही आधार है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। तीसरा आपका जो क्वेश्चन यूपी जे में बना है वह अंतर्राष्ट्रीय विधि से बना है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से बना है कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी जज को किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो यदि वह अपेक्षित शर्तों की पूर्ति नहीं करता
यानी कि जो एक न्यायाधीश के लिए कंडीशन होनी चाहिए उस कंडीशन की पूर्ति नहीं करता। तो एक बार आपका क्वेश्चन जे में आया है कि वह शर्तें कहाँ दी गई हैं जिसे किसी न्यायाधीश की को पूर्ति करनी चाहिए, तो आपका अनुच्छेद 2 में भी है, 17 में भी है, तमाम अनुच्छेद हैं। तो शर्तों का पालन न करने पर, याद रखिए। आगे देखिए भाई, अब राज्य सरकार डीजीपी को 2 साल के पहले भी हटा सकती हैं। तो कुछ बेस होना चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए, और वे आधार आपको समझने हैं। हो सकता है भाई पूछ ले कि डीजीपी को हटाने का कौन आधार नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो 4 आधार में से 3 दिया रहेगा और एक बाहर से दिया रहेगा। तो प्रयास ये करिए कि चारों आधार तैयार रहे। देखिए एक आधार, किसी दांडिक अपराध में किसी विधि न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुलिस महानिदेशक के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा हो और उस मुकदमे में किसी न्यायालय ने उन्हें कन्विक्ट कर दिया, सजा दे दिया, दोष सिद्ध कर दिया, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी बता रहा है कि दोष सिद्ध व्यक्ति किसी पद पर नियुक्ति के लायक नहीं होगा। फिर मैं बता दूं, अब भाई FIR हो जा रहा है तो हालत खराब हो जा रही है। तो यहाँ तो अभी कई हाई कोर्टों में भी निकला कि अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय ने दोष सिद्ध कर दिया तो वह किसी पद के योग्य नहीं होगा, अर्थात किसी सरकारी नौकरी के योग्य नहीं होगा। तो उसी प्रकार अगर डीजीपी को किसने सजा दे दी, चाहे 1 दिन के या 5 दिन की, किसने, आपका न्यायालय ने, ऐसी दशा में राज्य सरकार आदेश द्वारा इन्हें पद से क्या करेगी, रिमूव, पदच्युत यानी कि हटा देगी। अगला देखिए इसी में, अथवा किसी न्यायालय द्वारा करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार अथवा नैतिक अधमता में अंतर्विलित मामले में आरोप लगाए जाने पर, इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय ने अभी सजा तो नहीं दी, लेकिन डीजीपी के खिलाफ करप्शन की शिकायत हुई थी, न्यायालय ने संज्ञान लिया था। संज्ञान लेने के बाद न्यायालय चार्ज फ्रेम कर दिया है, यानी कि आरोप डीजीपी पर लगा दिया, न्यायालय इल्जाम लगा दिया। तब ऐसी दशा में अब जिस पर इल्जाम लग गया, भले अभी सजा न पाया हो, उसको डीजीपी रहना उचित नहीं होगा। अतः ऐसी दशा में ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है, पद से बाहर हटाया जाता है। या किसी नैतिक अधमता से संबंधित अपराध में न्यायालय ने आरोप लगाया हो, इसका मतलब ये हुआ कि डीजीपी ने कोई ऑफेंस किया था और अपराध ऐसा था जो नैतिकता के नियमों का भी क्या करे, उल्लंघन। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक उदाहरण देखा जाए, जो पंजाब के मुख्यमंत्री जी हैं, चवन्नी नहीं भाई चुन्नी नाम है ना, चन्नी चवन्नी चवन्नी निकल रहा है भाई। ऐसा सा नाम है, क्या किया जाए भाई। उस शब्द को वापस लिया जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन और तमाम लोग वीडियो देखते हैं। चवन्नी नहीं, आपका चन्नी। आपका उन पर मीटू का आरोप था। मीटू का मतलब कि कई महिलाओं ने उन पर आरोप लगाया था कि ये मुझे छेड़ा था, निकम्मा, छेड़ा था, छेड़ा था, छेड़ा था। एक महिला ने नहीं, लगातार कई महिलाएं जब आरोप लगाती हैं उसको कहते हैं मी टू, मुझे भी। ये अमेरिका से चला था और बहुत प्रसिद्ध रहा भारत में भी।
तो ऐसे ही अगर डीजीपी ने ऐसा कोई महिलाओं के प्रति अपराध किया है तो महिलाओं के प्रति जितने अपराध हैं वह नैतिकता के भी नियमों का क्या करते हैं, उल्लंघन। और अगर अपराध किया डीजीपी ने और न्यायालय ने आरोप का निर्माण कर दिया, अभी सजा नहीं मिली, तब भी राज्य सरकार उनको उनके पद से क्या कर सकती हैं, हटा सकती हैं, भले सजा की आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए ये पहला हुआ भाई आधार। दूसरा देखिए शारीरिक या मानसिक रोग से अक्षमता के कारण पुलिस महानिदेशक के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए अयोग्य होने पर, तो एक तो मानसिक अक्षमता करा दीजिए, एक शारीरिक अक्षमता करा दीजिए। यानी कि डीजीपी थे और पागल हो गए, तो बताइए अगर पागल हो गए हैं तो मानसिक रूप से वह कार्य करने में क्या हो गए हैं, क्या डीजीपी का कार्य करेंगे, कि ट्रांसफ़र करना रहेगा कहीं और तो कर देंगे कहीं और दूसरा शारीरिक अक्षमता, यानी कि दिव्यांग हो गए, आपका लकवा मार गया, मुंह से बोला ही नहीं जा रहा है, गाँव में कहते हैं कि पालिश मार दिया, हवा मार दिया, तो भाई जब हवा मार दिया इत्यादि तो शारीरिक रूप से अक्षम हो गए, तो अब डीजीपी न रहिए, क्योंकि डीजीपी का कार्य है कि आप पूरे प्रदेश का मालिक हैं, पूरे प्रदेश में पुलिस को संभालना है, और जब आप अक्षम रहेंगे तो संभाल कहाँ पाएंगे। तो डीजीपी का कर्तव्य है कि थाना थाना घूमे और घूमकर आपका जाकर देखे कि कौन थानेदार शराब पीकर लेटा है, कौन एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया है, ये घूमते थे। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, जब आपका यूपी के डीजीपी विक्रम सिंह थे तब वो करते क्या थे कि रात में भेष बदल कर निकलते थे और जाकर कई थानों में जाते थे, और तमाम थानों में उन्होंने देखा कि पुलिस घोर लापरवाही बरत रही है और तत्पश्चात उन्होंने कार्रवाई भी की। तो डीजीपी को ऐसा ही होना चाहिए कि कम से कम अपने पुलिस विभाग में क्या करे, सुधार। लेकिन वही हाल है कि वर्तमान में कोई नहीं जा रहा है। पुलिस चाहे अवैध धंधा करे, आपका सिलेंडर बेचवाए, गैस वालों से पैसा ले, ठेले वालों से ले, सब्जी वालों से ले, दुकान वालों से ले, आपका बालू वालों से ले, भूसा वालों से ले, कोई पूछने वाला नहीं। सरकार ने छोड़ दिया है, जैसे खुला सांड छोड़ दिया जाता है कि जाओ टंकी पर चढ़ जाओ या पूरा खेत क्या करो, चर डालो। तो उसी प्रकार फिर याद रखिए, अगर डीजीपी क्या हो गए हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से असमर्थ कि अपना काम नहीं कर सकते, तो राज्य सरकार भी इनको इनके पद से क्या करेगी, हटा देगी। तीसरा देखिए भाई, केंद्र अथवा अन्य राज्य के अधीन समान पद या उच्चतम पद पर प्रमोशन होने पर डीजीपी थे, अब सचिव बन गए या कोई और कार्य करने लगे, प्रमोशन हो गया, तो जब प्रमोशन हो गया तो डीजीपी की सीट खाली हो गई, तो प्रमोशन हो गया तो सचिव का कार्य करेंगे कि डीजीपी का, सचिव का कार्य करें तो डीजीपी के कार्य से कहाँ जाएं, बाहर। और अंतिम है उनके स्वयं के अनुरोध पर, अर्थात डीजीपी राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम इस्तीफा दे रहे हैं और आप हमारा इस्तीफा क्या करिए, स्वीकार। देखिए आपका स्वयं के अनुरोध पर हम आगे बताएंगे, आपका पुलिस बल में या सेना में आप स्वेच्छा से भर्ती हो सकते हैं, लेकिन स्वेच्छा से पद त्याग नहीं कर सकते। याद रखिए, स्वेच्छा से नहीं कर सकते। इसे सेना में आप भर्ती हैं और स्वेच्छा से सेना की माने सेना का पद छोड़कर भाग आए तो आप सजा के हकदार होंगे। और पुलिस में भर्ती हैं और बिना आपका अनुमति के सरकारी अधिकारियों के
नौकरी छोड़कर घर बैठ गए हैं तो आप दंड के भागी होंगे। यहाँ भी है कि पुलिस महानिदेशक अनुरोध कर सकते हैं राज्य सरकार से कि अब हम इस पद पर नहीं रहेंगे, हमें हमारे पद से क्या किया जाए, मुक्त किया जाए। आइए पांचवा देखा जाए भाई, चार आपका ये पांचवा खंड देखिए। आपराधिक मामलों में पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार द्वारा घोर अदक्षता या उपेक्षा के लिए उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकेगा यदि प्रारंभिक जांच के बाद प्राइमा फेसाई प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रकृति का लगता हो। यानी कि चारों जो आधार ऊपर दिए गए हैं वे आधार भले ही विद्यमान न हो, पांचवें खंड में राज्य सरकार को एक एक्स्ट्रा पावर दिया गया है कि अगर डीजीपी ने किसी मामले में घोर लापरवाही बरती हो, घोर आपका उपेक्षा बरती हो, राज्य सरकार ने डीजीपी की ही जांच कराई और जांच में ये पाया गया प्राइमा फेसाई माने जांच में प्रथम दृष्टया या सरसरी तौर पर यह पाया गया है कि डीजीपी ने आपका कह सकते हैं कि गंभीर ये मामला जिसमें डीजीपी ने उपेक्षा या लापरवाही बरती है, ये सीरियस मैटर है, गंभीर प्रकृति का मामला है, तो ऐसी दशा में राज्य सरकार बिना आधार के यानी कि खंड 4 का बिना पालन किए हुए भी डीजीपी को उसके पद से हटा सकती है। तो भाई ये भी याद रखना अपवादिक दशा है। अब आइए आपका धारा 20 फिर एक बार भाई समरी कर दिया जाए। देखिए आपका सेक्शन 20 में है क्या, सेक्शन 20 को फिर एक बार आपका बताते हैं, क्योंकि यहाँ से पूरा चांस रहता है कि एक क्वेश्चन बनेगा। धारा 19 से फिर एक बार देखिए, जो राज्य में सुपरविजन करेगा आपका पुलिस पर वह स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए धारा 20 कहती है कि पुलिस का मुखिया डीजीपी होगा, जो पुलिस पर समग्र नियंत्रण भी रखेगा, पर्यवेक्षण भी करेगा। डीजीपी की नियुक्ति स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी, आपका चयन मंडल की सिफारिश पर की जाएगी, चयन मंडल को लिस्ट भेजी जाएगी और एक डीजीपी बनाना है तो अधिकतम कितने लोगों की कितने गुना भेज सकती हैं लिस्ट में नाम, 3 गुना, यानी कि 3 नाम भेजे जाएंगे, 3 नाम में से सेलेक्ट किया जाएगा। अब ये आया कि डीजीपी नियुक्त हो गए तो सामान्यतः कितने दिन के लिए कार्य करेंगे, 2 साल के लिए। 2 साल के पहले भी राज्य सरकार इनके पद से हटा सकती है खंड 4, और आपका खंड 4 लागू न हो तब भी राज्य सरकार घोर लापरवाही करने पर इनको पद से क्या कर सकती है, हटा सकती है, खंड 5। अब अगला ये आपका धारा 21 पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए पुलिस महानिदेशक इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुरूप कुछ आपका नियम कायदे बनाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आपका कुछ आदेश जारी करेगा। फिर एक बार समझिए, यानी कि सेक्शन 21 में आपका डीजीपी को पावर दिया गया है कि कुछ मामलों में डीजीपी आदेश दें, निर्देश दें, लेकिन ये जो आदेश और निर्देश पुलिस के लिए डीजीपी देंगे, ये अपने देंगे, ये किसके अनुमोदन के अधीन रहेगा, राज्य सरकार। यानी कि इन निर्देशों को जब राज्य सरकार ओके कर देती है, राज्य सरकार ये मान ले कि ये निर्देश क्या है, सही है, तब ये निर्देश जारी होंगे। और राज्य सरकार अगर मानती है
कि ये डायरेक्शन सही नहीं है तो ये निर्देश जारी नहीं होंगे। तो किसके अनुमोदन से महानिदेशक योजना इत्यादि बनाते हैं? तो आपका किसके अनुमोदन से रहेगा? तो राज्य सरकार। जैसे ही अनुमोदन शब्द आया, एक दो जगह आपको और कोरिलेट करना है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे कि मनी बिल है, धन जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, पूर्व अनुमोदन से लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये दूसरा आप देख सकते हैं, अनुच्छेद 145 अच्छा उदाहरण बनता है कि उच्चतम न्यायालय नियम बनाता है तो किसके अनुमोदन से बनाता है? भारत के राष्ट्रपति के। तो उसी प्रकार डीजीपी कुछ नियम कायदे बनाएंगे तो किसके अनुमोदन से यहाँ बनाएंगे? राज्य सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट। कौन सी धारा में? 21। भाई धारा याद करके जाइएगा। अंदर की बातें भले ना याद रहे, सेक्शन याद रहे। देखिए अंदर की बात मैं बता दे रहा हूँ, कम चांस है आने का। अपराध निवारण के लिए, यानी कि अपराध को कैसे रोका जाए, अपराध अन्वेषण के लिए कैसे अपराधों की विवेचना या तफ्तीश की जाए, कानून और व्यवस्था बनाए रखने यानी कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रखा जाए, पुलिस संगठन और पुलिस अधिकारियों द्वारा निष्पादित कार्य कैसे किए जाएं, उनका निरीक्षण किया जाए कि पुलिस वाले अपना कार्य सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। इसके बाद पुलिस को कौन साज सज्जा दिया जाए, कौन हथियार दिया जाए, ये भी नियम बनाएंगे। ये भी देखेंगे डीजीपी। पुलिस बल के सदस्यों का आवास स्थल दिया जाए। इसके बाद आपका उनकी तैनाती इत्यादि कैसे हो, ये भी देखेंगे। कैसे उनको ड्यूटी सौंपा जाए, ये भी देखेंगे। कैसे सूचनाओं को पुलिस एकत्र करेगी, ये भी देखेंगे। मैंने इसके लिए भी आपका निर्देश देंगे। और आपका कैसे पुलिस वालों को दक्ष बनाया जाए, कुशल बनाया जाए, ताकि आपका कुशल कैसे बनाया जाए, ये भी कौन आपका देखेंगे। कौन निर्देश जारी करेंगे इसके लिए? डीजीपी। लेकिन किसके अनुमोदन से? स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बहुत ज़्यादा न पढ़िएगा, एक लाइन पढ़िएगा कि डीजीपी निर्देश जारी कर सकते हैं। आइए सेक्शन 22 और 23 से एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है, वैसे मेंस में भी आता है। धारा 22 और धारा 23 में जो प्रावधान किया गया है, पहले पुराना आपका पुलिस अधिनियम पढ़ा जाए और तब आपका नया पढ़ा जाएगा। देखिए पुलिस अधिनियम 1861, पुराना हम कानून बता रहे हैं, ये अभी नया नहीं। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 में लगातार एक क्वेश्चन यूपीएपीओ में आता है। दुर्भाग्य से इस बार जो क्वेश्चन आया वह क्वेश्चन आपका एक अधिसूचना से पूछ दिया और वह किसी बेयर एक्ट और किताब में नहीं था, वो अलग बात है। लेकिन सेक्शन 7 जो पुराना कानून है वहाँ से एक क्वेश्चन आपका निश्चित बनता है यूपी में। और हमें लगता है कि यहाँ से भी जो सेक्शन 7 है पुलिस एक्ट में 2 धाराओं में उसको बांट दिया गया है। और वह जो 2 धाराएं हैं 22 और 23। तो पहले पुराना कानून देखा जाए तब नया कानून देखा जाएगा। सेक्शन 7 पहला क्वेश्चन जो यूपीएपीओ में आया था कि विभागीय जांच है कि न्यायिक जांच है, तो न्यायिक जांच नहीं है। सेक्शन 7 विभागीय जांच है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, आंतरिक जांच, विभागीय जांच। यानी कि अगर कोई पुलिस वाला बदमाशी किया है तो विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उसकी जांच करेंगे और उसे
आपका विभागीय दंड देंगे, याद रखिए। तो इंटरनल इंक्वायरी है कि जुडिशियल इंक्वायरी, तो इंटरनल मारिएगा, न्यायिक नहीं। न्यायालय में मुकदमा नहीं चल रहा है, विभाग ही विभाग वालों को क्या देगा, दंड। अब क्यों देगा वो तो आगे बताया जाएगा, पहले दंड क्या देगा क्यों देगा, अब तो एक शुरू हो रहा है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह अपने अधीनस्थों को दंड देते हैं। तो वरिष्ठ अधिकारी जो 7 में है सेक्शन, यानी कि DYSP से नीचे के जो पुलिस अधिकारी हैं उन्हें अधीनस्थ पुलिस बल में शामिल माना जाता है और इनको सजा देने के लिए, विभागीय दंड देने के लिए आपका पुराना पुलिस एक्ट की धारा 7 बनी है। लेकिन जब भी विभागीय दंड दिया जाएगा, नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाएगा, अर्थात संविधान के अनुच्छेद 311 का पालन किया जाएगा, जहां की लोक सेवकों को, पब्लिक सर्वेंट को, यानी कि सरकारी कर्मचारियों को संविधान कुछ संरक्षण देता है। अब आइए, सही रहेगा आपका सेक्शन 22। अब शुरू करिए, सही रहेगा। अनुशासनिक कार्यवाहियां, तो पहला ये आया कि सेक्शन 2 में आपका न्यायिक कार्यवाही होती है कि अनुशासनिक कार्यवाही। तो विभागीय कार्यवाही का प्रावधान है कि न्यायिक, विभागीय। तो विभागीय कार्यवाहियां फिर एक बार देखिए, वैसे 2 धाराओं में बांटा है, इसको एक धारा में भी लिख सकता था। जैसे आपका पुराना पुलिस एक्ट है, उसमें एक ही धारा में कई बातें हैं, लेकिन यहाँ कितनी धाराओं में बांट दिया, 2। अब शब्दशः देखिए और तब क्वेश्चन बनाया जाए, और इसको समझाना भी पड़ेगा। देखिए, अनुशासनिक कार्यवाहियां यानी कि आपका डिपार्टमेंटल आपका कार्यवाहियां, देखिए क्या लिखा गया है। भारत का संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियां इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार संचालित की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करता है, आंतरिक कार्यवाही करता है, तो ऐसी दशा में पहला नियम ये मिला कि वह कार्यवाही किस संविधान के अधीन ही की जाएगी। तो यूपी तो एपीओ में ये बना है कि विभागीय कार्यवाही संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन की जाती है, 309, 310, 311, 312। तो क्या मार्क कराएंगे, 311। कौन सा अनुच्छेद लिखा है। अब 311 में विभागीय कार्यवाही की जाती है, तो अनुच्छेद 311 का पहले फिर एक बार हम बता रहे हैं अभी भाई, पहले पूरा एक क्वेश्चन अभी निकला, क्योंकि 2-3 मॉडल बनते हैं। पहला मॉडल हमने ये निकाला जो यूपी में आ भी चुका है कि विभागीय कार्यवाही किस अनुच्छेद के अधीन ही संपादित की जाती है। 4 अनुच्छेद देगा, 308, 309, 310, 311। तो कौन सा अनुच्छेद के पालन करते हुए, 311 स्पष्ट बैरक में लिखा है। दूसरा आपका ये आया कि विभागीय जो कार्यवाही की जाएगी वह संविधान के अनुच्छेद 311 का तो पालन किया ही जाएगा। इसके बाद भी लास्ट में शब्द लिखा है, भले आप न ध्यान दें, कि जो नियम और विनियम बनाए गए हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। यानी कि अब 4 बातों को ध्यान में रखा जाएगा, एक संविधान, दूसरा पुलिस अधिनियम, तीसरा नियम और चौथा विनियम। तो हम पहले ही दिन बताए थे दूसरे दिन कि नियम बनाने की शक्ति
87 के तहत धारा राज्य सरकार को है और 87 में ही विनियम बनाने की शक्ति आपका पुलिस महानिदेशक को प्राप्त है, लेकिन राज्य सरकार के अनुमोदन से। भाई ये नहीं, कोई नहीं कह सकता कि सर नहीं बताए हैं। कौन सी धारा हमने बताया था? 87। अब पूरा कहानी देखिए, नया मॉडल बनाया जाए। विभागीय कार्यवाही या अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है संविधान के अनुच्छेद 311 के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए। तीसरा देगा पुलिस महानिदेशक द्वारा बनाए गए विनियमों के अधीन रहते हुए उपर्युक्त सभी। तो बताइए क्या मार कर आएंगे? उपर्युक्त सभी। क्यों? क्योंकि केवल संविधान का ही उल्लेख नहीं है। लास्ट शब्द देखिए, धारा 22 का स्पष्ट बता रहा है कि नियम और विनियम का भी क्या किया जाएगा? पालन। तो अब आपको समझना है अनुच्छेद 311, यानी कि जो ये आर्टिकल 311 है आपका, इसमें क्या बताया गया है, वही दो बातें आपको समझनी है। और देखिए भाई, आपका अनुच्छेद 311 में किसी भी पब्लिक सर्वेंट को दो आपका संरक्षण प्राप्त हैं 311 में। पहला संरक्षण ये है कि उसको पद से रिमूव करने, अर्थात उसको पद से हटाने से पहले उसकी बातों को सुना जाएगा, यानी कि इसको कहते हैं आडि अल्ट्रम परटम, यानी कि हिंदी में कहते हैं दूसरे पक्षकार को क्या करो? सुनो। दूसरे पक्षकार को भी क्या करो? सुनो। और दूसरा आपका है कि जो प्राधिकारी किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है, उसके नीचे का प्राधिकारी उसे पद से हटा नहीं सकता। यानी कि अगर डीजीपी ने किसी पुलिस वाले को अपॉइंट किया है तो बर्खास्त करने का पावर केवल और केवल डीजीपी को होगा, या राज्य सरकार को डीजीपी से नीचे का अधिकारी ऐसे पुलिस वाले को टर्मिनेट या बर्खास्त करने का पावर नहीं रखेगा। फिर एक बार देखिए इसको, आपका दो सिद्धांत है, पूछ सकता है कितने नियम है लोक सेवकों को, कितना संरक्षण? 2। यानी कि अगर किसी दरोगा जी को उनके पद से हटाना है तो ऐसी दशा में पहला नियम ये आया कि दरोगा जी की भी बातों को सुना जाएगा। जब आंतरिक जांच होगी तो पूरा उनको मौका दिया जाएगा कि बताइए आपने कौन सा गलत कार्य किया है, आपका पक्ष हम जानना चाहते हैं। दरोगा जी बयान देंगे, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी क्या किया जाए? सुना जाए। ये पहला नियम है। लेकिन मैं फिर बता दूं, 3 ऐसी अपवादिक दशाएं अनुच्छेद 311 में दी गई हैं जहां की सुना नहीं जाएगा और बिना सुने ही विभागीय कार्यवाही कर दी जाएगी। यानी कि वो तो अलग बात है, उतना लंबा हम नहीं खींचेंगे। फिर एक बार देखिए, पहला नियम ये निकला कि जिस पुलिस अधिकारी को पदच्युत किया जाए, बर्खास्त किया जाए, तो कम से कम उसकी बातों को भी एक बार क्या किया जाए? सुना जाए। यानी कि तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारे खिलाफ ये एलिगेशन आया है, तुमने थाने में बदतमीजी की है लोगों से, लोगों को पीटा है, दुराचार किया है थाने में, या थाने में लोगों का हाथ पैर तोड़ा है मारकर, तो बताओ क्या किया जाए तुम्हारे खिलाफ? तुम्हें क्या कहना है? सुना जाएगा। लेकिन 3 ऐसी कंडीशन है जहां कोई सुनवाई नहीं और बिना सुने ही उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये अपने मन से नहीं बताया जा रहा है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? 311।
आपका जैसे कि बाबा का भी कांड ले लीजिए। बाबा ने अब आत्महत्या किया कि क्या किया वो तो जांच चल रही है, लेकिन बाबा के गार्ड कहाँ थे। और आनंद गिरी बार बार आरोप लगा रहा है कि बाबा के जो चेले चपाटी थे, आपका जो गार्ड था, आपका जो उसके खासम खास थे, ये बाबा को परेशान करते थे, यही पैसे की बार बार मांग करते थे, और इन्होंने ये हमारा नाम डलवा दिया। बाबा इनके कारण आत्महत्या किए, हमारे कारण नहीं। तो एक तो तुरंत 11 पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई, याद रखिए। और उसके बाद सीबीआई और तमाम संस्थाएं भी, अब तो सीबीआई लग गई है, पूछताछ करेगी। और वास्तव में जो बाबा का गार्ड था वो वर्तमान में कई करोड़ का मालिक है। तो समस्या ये आती है कि आप कैसे गार्ड होकर इतने करोड़ का फ्लैट बनवा लिए, ये कर लिए, पेट्रोल पंप खुलवा लिए, अब सबको सरकार में आ जाएगा तो जब्त होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मानी जाता है भाई, कानून बना है अब मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि आप अवैध तरीके से या अपराध करके संपत्ति बनाए हैं तो सरकार जब्त करेगी, आप पर मुकदमा भी करेगी, आप सजा के हकदार भी होंगे। इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अगला देखिए, जो ये आरडी अल्ट्रम परटम का नियम है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये तो भाई आपका हर एक जगह मिलेगा, लेकिन एक उदाहरण जानने के लिए हम बता दें, और वह आपका उदाहरण है, आपका बाइबिल में मिलता है कि आपका गॉड ने, यानी कि भगवान ने, एक आदम को, एक मनुष्य को बागीचे की देख रेख के लिए नियुक्त किया और कहा कि बिना मेरी अनुमति के कोई फल न तोड़ना। और भगवान चले गए घूमने, तो मानव निकला लालची और लालच का मारा बेचारा फल देखा तो तोड़कर खा लिया। तो भगवान आए तो डायरेक्ट उसको स्वर्ग से नहीं निकाल दिए, पूछे कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन तुमने क्यों किया, जवाब दो। और उसके बाद सुनवाई के बाद आदम को, यानी कि मानव को, स्वर्ग से भेज दिए पृथ्वी पर कि जाओ वहीं तिकड़मबाजी करो। और आज भी मानव स्वर्ग से हटकर कहाँ है, जमीन पर है। ये बाइबिल में मिलता है। दूसरा देखिए भाई, दूसरा भी काफी महत्वपूर्ण है लोक सेवक को संरक्षण, कि जिस अधिकारी ने या जिस पदाधिकारी ने पब्लिक सर्वेंट को नियुक्त किया है, उसके नीचे का प्राधिकारी उसे हटा नहीं सकता, निलंबित कर दे लेकिन नौकरी नहीं ले सकता। जैसे कि उदाहरण के रूप में, अगर किसी पुलिस वाले की नियुक्ति आईजी ने किया है तो एसपी साहब बस ये कर सकते हैं, ट्रांसफर कर दें, निलंबित कर दें, लेकिन बर्खास्त करने का पावर नहीं। बर्खास्त वही कर सकता है जो नियुक्त किया है या उसके ऊपर का अधिकारी। अब यहाँ भी आइए, जैसे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करते, इनकी नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति। राज्य में काम कर रहे हैं तो राज्य सरकार केवल सस्पेंड कर सकती हैं, ट्रांसफर कर सकती हैं, केंद्र सरकार को कह सकती हैं कि अपने अधिकारी को क्या करिए, ले जाइए, ये हमारे राज्य में काम करने लायक नहीं है, और कुछ नहीं, बर्खास्त नहीं कर सकती, क्योंकि राष्ट्रपति ने ये पॉइंट किया है। तो बर्खास्त करने का अधिकार भी केवल किसको है, राष्ट्रपति को। इस समय तो कोई विवाद ज्यादा नहीं आया, लेकिन आपका जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो तमाम ऐसे विवाद उत्पन्न हुए, और सपा ने ये आरोप लगाया था कि कई आईएएस और आईपीएस केंद्र सरकार के एजेंट बने हुए हैं, और बात छोटी छोटी बातें कहाँ पहुंचा रहे हैं, केंद्र सरकार को। और कई बार ये विवाद उत्पन्न हुआ। अब तो भाई दोनों जगह सरकार एक है तो विवाद का ज्यादा प्रश्न नहीं उठता।
तो इस प्रकार आपका सेक्शन 22 बताया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम एक बार बता रहे हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही किस धारा में, 22 में, संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन रहते हुए, 311। फिर पूछ दे कि 311 के अधीन रहते हुए, नियमों के अधीन रहते हुए, विनियमों के अधीन रहते हुए की जाएगी, तो सब कुछ पालन किया जाएगा। तो उपर्युक्त सभी मार्कर आना है। नियम जो बने हैं उनका भी पालन करिए, रेगुलेशन बने हैं उनका भी पालन करिए, और तब विभागीय दंड दीजिए। अब कौन विभागीय दंड दिया जाएगा, ये अगली धारा में आपका दिया गया है, जिसको कि भाई कल पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका समय भी हो गया, 6 बज गया पढ़ाते पढ़ाते। तो अभी आईपीसी चलेगी 15 मिनट बाद भाई। आईपीसी आपका थेफ्ट से शुरू करना है, चोरी से। सामान्य बातें बताई गई थी। अभी 15 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई, ब्रेक रहेगा। इसको कल हम आपका तेज थोड़ा पढ़ कर आइएगा, काफी महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन।